प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम अध्याय 4 के लाल पान की बेगम के सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं हम आसान भाषा में समझेंगे। जिसमें सबसे पहला प्रश्न आता है कि बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम क्यों कहा गया है। तो जो बिरजू की माँ हैं उनको पान की बेगम क्यों कहते हैं और इसमें हम समझेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा कि लाल पान की बेगम जो है नाच देखने जाने की खुशी में बिरजू की माँ बहुत प्रसन्न थी। उसने अपनी गौने की साड़ी पहन रखी थी और विशेष रूप से सज सवर रही थी। इसके व्यक्तित्व और उत्साह को देखकर लेखक ने उसे प्रेम पूर्वक लाल पान की बेगम कहा है। लाल पान की बेगम अगर इसे लोग चिढ़ाते भी थे, है ना, ये भी इसमें हमने पढ़ा था। ठीक है। दूसरा प्रश्न कहता है कि नवान्न के पहले ही नया धान जुटा दिया। इस कथन से बिरजू की माँ का कौन सा मनोभाव प्रकट होता है। तो इसका सही उत्तर होगा कि इस कथन से बिरजू की माँ धार्मिक आस्था और परंपराओं के प्रति सम्मान का भाव प्रकट होता है। वह मानती है कि नए धान का सेवन नवान्न पूजा के बाद ही करना चाहिए, इसलिए बिरजू द्वारा धान को खाने पर वह नाराज हो जाती है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न कहता है कि बिरजू की माँ बैठी मन ही मन क्यों कूढ़ रही थी। जो बिरजू की माँ है बैठी बैठी क्यों कूढ़ रही थी। तो इसका सही जो उत्तर है ये है, कहता है कि बिरजू की माँ नाच देखने जाने के लिए उत्साहित थी। उसके पति बैलगाड़ी लाने गए थे लेकिन देर हो रही थी। उसे डर था कि कहीं नाच देखने का अवसर छूट न जाए। इसी चिंता और निराशा के कारण वह मन ही मन कूढ़ रही थी, मतलब चिढ़ रही थी, जिसको बोल सकते हैं। चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि लाल पान की बेगम शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो कहानी में बिरजू की माँ का मुख्य पात्र है। नाच देखने जाने की खुशी में वह सजती संवरती है और उसका व्यक्तित्व किसी बेगम जैसा दिखाई देता है। ग्रामीण जीवन की खुशियाँ, इच्छाएं और भावनाएं उसी के माध्यम से व्यक्त हुई है, इसलिए लाल पान की बेगम शीर्षक पूरी तरह सार्थक है। पाँचवा नंबर इसमें प्रश्न कहता है कि 4 मन पाट जूट का पैसा क्या हुआ, धरती पर पाँव ही नहीं पड़ते। इसका मतलब क्या है। कहता है इस कथन में गांव के लोगों की मानसिकता का चित्रण है। जूट की अच्छी फसल होने से बिरजू के परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ सुधर गई। इसी कारण लोग व्यंग करते हुए कहते हैं कि अब बिरजू की माँ को अपने धन का घमंड हो गया है। लेकिन लेखक ने ग्रामीण समाज की ईर्ष्या और कटाक्ष को यह प्रस्तुत किया है। ठीक है। छठा नंबर प्रश्न कहता है साथियों कि 10 साल की चंपिया जानती है कि शकरकंद छीलते समय, है ना, आगे भी और भी बातें हैं। कहता है कि इससे माँ की कौन सी मनोभाव प्रकट होती है। तो इस कथन से माँ का चंपिया के प्रति अविश्वास और कठोरता का भाव प्रकट होता है। उसे लगता है कि शकरकंद छीलते समय चंपिया कुछ शकरकंद खा जाएगी, इसलिए वह उसे यह काम नहीं देना चाहती है। ठीक है। 7वां नंबर प्रश्न कहता है कि बिरजू की माँ और उसके पति के संबंधों में कड़वाहट अस्थायी है या अस्थायी। तो यह कड़वाहट अस्थायी नहीं बल्कि अस्थायी है, टेम्परोरी है। बैलगाड़ी समय पर ना आने के कारण बिरजू की माँ नाराज हो जाती है और अपने पति को उलाहना देती है, लेकिन यह केवल क्षणिक गुस्सा है। जैसे हम लोग भी कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं किसी भी बात को लेकर, पर वो परमानेंटली नहीं होता है, कुछ समय के लिए होता है ना। जैसे आप लोग भी हमसे रूठ जाते हो, वास्तव में उनके मन में अपने पति के प्रति प्रेम और सम्मान बना रहता है ना। 8वां नंबर प्रश्न कहता है कि गांव की गरीबी तथा आपसी ईर्ष्या के बीच भी वहां प्राकृतिक प्रसन्नता निवास करती है, स्पष्ट करें। देखिए, इसका सही उत्तर कहता है कि गांव के लोगों में गरीबी, ईर्ष्या और छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, है ना। फिर भी उनके बैलगाड़ी पर बैठकर नाच देखने जाती है तो वह पड़ोस की महिलाओं को भी साथ चलने की बुलाती है ना। गांव का एक अलग ही माहौल होता है ना। किसी में उतना द्वेष नहीं होता है पर अगर कुछ काम आ जाए तो सब साथ हो जाते हैं। इससे गांव की सहजता, प्रेम और सामूहिक आनंद की भावना प्रकट होती है। ठीक है। 9वां नंबर प्रश्न कहता है कि कहानी में बिरजू और चंपिया की चंचलता तथा बालमन के उदाहरण दीजिए। देखिए, तो इसका सही उत्तर है कि बिरजू और चंपिया दोनों बाल सुलभ चंचलता से भरपूर हैं, है ना। वे शकरकंद खाने के लिए उत्सुक रहते हैं। माँ की डांट
से डरते हैं और नाच देखने के लिए उत्साहित रहते हैं। उनकी छोटी छोटी इच्छाएं और शरारतें उनके बालमन को स्वाभाविक रूप से व्यक्त करती है ना। 10वां नंबर प्रश्न कहता है कि लाल पान की बेगम कहानी का सारांश लिखिए। ये आप यहाँ से इसको पढ़ लेना, बहुत ही सरल इसको में लिखा गया है। कहानी के प्रमुख पात्रों का परिचय भी यहाँ पे आप देख करके इसको आराम से कर सकते हो। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि रेणु की वास्तविक वातावरण चित्रण संबंधी विशेषताएं बताइए। ठीक है, जो रेणु की वातावरण की चित्रण है उसको बताना है। कहता है फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी के प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। उनकी रचनाएं में ग्रामीण जीवन का अत्यंत सजीव और यथार्थ चित्रण मिलता है। वह स्थानीय भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, लोकगीत और ग्रामीण वातावरण को बड़ी स्वाभाविकता से प्रस्तुत करते हैं। उनकी भाषा सरल, प्रभावी और चित्रात्मक है। इसी कारण उनके कथा साहित्य में जीवन की वास्तविक और संवेदनशीलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ठीक है ना। तो हमने ये सारे प्रश्नों का उत्तर कर दिया है। अब हम अगले चैप्टर को पढ़ेंगे, 5वां चैप्टर पढ़ेंगे, है ना, भारतीय चित्रपट मूक फिल्मों से संवाद फिल्मों तक, है ना, जिसके लेखक अमृतलाल नागर हैं। तो हम लोग इसको नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक आपको समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका PDF चाहिए आप लोगों को तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, है ना, और लिख सकते हो कमेंट में PDF, तो मैं आपको सेंड कर दूँगा। धन्यवाद।